अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे बात करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीख जो है वो 350 साल पे मुहित है। अराउंड 273 and 74 years। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अहम है इस लिहाज से कि इस कंपनी ने इंडिया में ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल की बुनियाद रखी थी। कैसे रखी, कैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी इवाल्व हुई, किन मज़ाहमतों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से इसने अपना रूल इस्टेब्लिश किया, आज के इस लेक्चर में हम इसी मौजू पे बात करेंगे। ये लेक्चर भी दीगर लेक्चर की तरह रेलेवेंट और ब्रीफ कंटेंट पे मुश्तमिल है और गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन को हमने निकाल दिया है। की फैक्ट्स हैं और एक ऐसे सीक्वेंस में है कि टाइम के लिहाज से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसके मुताबिक ही फैक्ट्स को बयान किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इन लेक्चर्स का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि आपको दीगर सोर्सेज कंसल्ट ना करना पड़े और जो भी इंफॉर्मेशन एक टॉपिक को तैयार करने के लिए चाहिए वो आपको एक ही लेक्चर में मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंपनी कैसे बनी। दिसंबर 31, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर की मंजूरी दी टू द ग्रुप ऑफ लंदन मर्चेंट्स फॉर एक्सक्लूसिव ओवरसीज ट्रेडिंग राइट्स इन इंडिया। ये इनको हक दिया गया इस कंपनी को कि आप इंडिया के साथ तिजारत का लाइसेंस आपके पास होगा और कोई और ताजिर ब्रिटेन से वो इस कंपनी के लाइसेंस के अलावा इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। स्पेशली इंडियन ओशन में जो ट्रेड के राइट्स थे वो इस कंपनी को दिए गए। ये एक तरह की प्राइवेट कारपोरेशन थी, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कह सकते हैं। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंपनी वाज टू काउंटर द मोनोपोली ऑफ ट्रेडर्स ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल इन द इंडियन स्पाइस ट्रेड। उस वक्त जो इंडियन स्पाइस थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे दुनिया में और मसाला जात और दीगर कंपनीज भी यहाँ पे ट्रेड कर रही थी जिनमें स्पेनिश थी, डच थे, पुर्तगाल से थे, फ्रेंच थे। जब हम इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं तो इसका इसी वजह से कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हम एक यूनिक करने के लिए साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगाते हैं। लेकिन लेक्चर में हम मुख्तलिफ जगहों पे हम सिर्फ कंपनी ही कहेंगे और इसका मतलब होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये वो वक्त था जब क्वीन एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर जारी किया। तो ये वो वक्त था जब इंडिया बहुत ज़्यादा अमीर होता था और मुगल एम्पायर अकबर की हुकूमत थी इंडिया में। एंड ही वाज द रिचेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड। और एक एस्टीमेट के मुताबिक उसकी जो एसेट्स थे वो इक्वलेंट टू 13.5 बिलियन डॉलर्स के करीब थे। आज के दौर के 13.5 बिलियन डॉलर्स। ही वाज द रिचेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड। और ये वक्त था जब इंडिया जो है वो तकरीबन 25% ऑफ द ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तैयार होती थी यहाँ से और ब्रिटेन से सिर्फ 3% ग्लोबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर होती थी। तो EIC was established, यानी company was established to trade in the Indian Ocean region. Initially, the Royal Charter was granted for only 15 years और कंपनी ने शुरू में कोस्टल एरियाज का इंतखाब किया ट्रेड के लिए। कंपनी ने अब इस कंपनी का जो मैंडेट था इसमें ये इंडियन ओशन के एरियाज शामिल थे, इसमें स्ट्रेट ऑफ मलाका भी थी। कंपनी ने बहुत सारे जहाज फ्लीट और इलाकों में भेजे 1603 में या 4 में। लेकिन जो इंडिया में पहला इनका जो शिप्स आए वो सूरत के मकाम पे गुजरात में लंगर अंदाज हुए 1608 में।
गुजरात में सूरत के मकाम पे ये जो कंपनी के शिप्स थे वो आए फर्स्ट टाइम, और 1609 में किंग जेम्स वन ने कंपनी के चार्टर को इंडेफिनिट पीरियड के लिए रिन्यू कर दिया, क्योंकि कंपनी को इंडिया के सफ़र से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। फिर कंपनी ने प्रॉफिट को देखते हुए इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री भी कायम कर ली ऑन द आंध्रा कोस्ट इन द बे ऑफ बंगाल इन 1611, और कुछ सालों बाद दूसरी फैक्ट्री सूरत के मकाम पे इस्टेब्लिश की गई। यहाँ पे इशू ये हुआ कि पायरेट्स का इशू आया। कंपनी के जो जहाज़ों पे जो पायरेट्स थे और मुख्तलिफ दीगर कंपनीज के साथ भी कंपनीज का चूँकि रिवेलरी थी जिसमें डच थे, पुर्तगालीज थे और फ्रेंच थे, तो उस वक्त के ब्रिटिश किंग ने जेम्स वन थे उस टाइम पे, उन्होंने सर थॉमस रॉय जो कि इंग्लिश डिप्लोमेट हैं, इनको मुग़ल एम्पायर नूरुद्दीन सलीम जहांगीर के पास भेजा कि आप मुग़ल शहनशाह को कन्विंस करें कि वो कंपनी को और ज़्यादा कंसेशन दे और कंपनी को प्रोटेक्शन फराम करे फ्राम द अटैक्स ऑफ द पायरेट्स। तो शुरू में तो थॉमस राय की दाल यहाँ पे नहीं गली, लेकिन बाद में इसने नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर के साथ दोस्ती कर ली, और ये भी कहा जाता है कि ये वलायत से, इंग्लैंड से मुख्तलिफ किस्म की शराब की किस्में लेके आया था, और बहुत ज़्यादा रेयरिटीज फ्राम दी यूके मार्केट वो भी लेके आए, ऐसे नायाब तहफ़ लेके आया, और आहिस्ता आहिस्ता इसने जहांगीर बादशाह के साथ दोस्ती कर ली। He resided at Agra court for 3 years from 1616 to 1619, और ये जहांगीर का बहुत अच्छा दोस्त बन गया, और इसने सूरत के मकाम पे ट्रेडिंग पोर्ट इस्टेब्लिश करने की मुग़ल परमिशन हासिल कर ली, मुग़ल बादशाह से परमिशन ले ली, और इस तरीके से सर थॉमस रॉय ने ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल के दरमियान तल्लुकात की बुनियाद रख दी। अब कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अहम हैं। कंपनी ने बाद में सूरत के मकाम पे 1619 में, मद्रास के मकाम पे 1639 में, बॉम्बे में 1668 में और कलकत्ता में 1690 में अपनी ट्रेडिंग पोर्ट्स कायम की। यहाँ पे ट्रेडिंग पोर्ट्स पढ़ा जाए। और इसके बाद 1634 में मुग़ल एम्पायर शाहजहां ने भी इंग्लिश ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा कंसेशन दी और उनका जो एरिया ऑफ ट्रेड है वो बंगाल रीजन तक बढ़ा दिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो 1647 तक कंपनी के पास 23 फैक्ट्रियां थीं, और बहुत ज़्यादा फिर बाद में इनको फोर्टिफाई भी कर दिया गया और मजबूत किले भी इस्टेब्लिश कर लिए गए, जहाँ पे बाद में ये इंग्लिश आर्मी भी वहाँ पे क़याम पजीर रही, इंग्लिश ऑफिसर भी वहाँ पे क़याम पजीर हो गए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्ट्रेटेजी ये बनाई कि जहाँ जहाँ पे वो फैक्ट्रीज और उसने छावनियाँ बनाई उनको फोर्टिफाई कर दिया, किले बना लिए, और यही किले बाद में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन बने, और इन्हीं किलों की वजह से उन्होंने अपनी आर्मी को रखा और वो ताकत, मिलिट्री कैपेसिटी हासिल करते गए। With the passage of time, the British East India Company grew in its influence, gaining more and more military capabilities and fortified areas to launch its operations. शुरू में इसके जो कंपटीशन थे वो ट्रेड के अंदर थे, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी वार्स हुई, और आहिस्ता आहिस्ता ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्होंने मुगलों के साथ भी वार्स शुरू कर दी। 1717 में कस्टम ड्यूटीज जो हैं वो इनकी ट्रेड पे मुकम्मल तौर पे हटा दी गई। इनका शुरू में तो ये इनके ट्रेड रिवल्स थे, डच थे, फ्रेंच थे, उनके साथ इनकी वार हुई, कन्फ्लिक्ट आया, और बहुत नेक टू नेक कंपटीशन था बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द मोनोपोली इन स्पाइस ट्रेड, और एंग्लो डच वार्स भी हुई जो कि सीरीज ऑफ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हैं 1652 से 1654 तक, 1665 से 1667
तक, 1672 से 1674 तक और 1780 से 1784 तक 4 एंग्लो डच वार हुई थी हिस्ट्री में। फिर एक बहुत अहम वार हुई, एंग्लो मुगल वार। ये वो जंग थी जिस जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बुरी तरह शिकस्त हो गई। अब हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ताकत के नशे में इस हद तक आ गई कि ये जहाँ पे बैठी हुई थी वहाँ की जो मुगल एम्पायर के साथ इन्होंने छेड़खानी शुरू कर दी। इट वॉज द फर्स्ट एंग्लो इंडियन वार ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये स्टार्ट हुई 1686 से, फिर 3-4 सालों तक ये चलती रही। इट वॉज सीरीज ऑफ बैटल्स, और मुख्तलिफ जगहों पर ये बैटल चलती रही। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नेवल फोर्सेस थी वो गवर्नर ऑफ बंगाल शाइस्ता खान के साथ क्लैश में आ गए, क्योंकि शाइस्ता खान ने इनको ट्रेड कंसेशन देने से इनकार कर दिया। और यहाँ पे इनके जो मुज़ाकरात चल रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उसमें एक नया डिप्लोमेट आया जिसको चाइल्ड कहा जाता था। इसका नाम था जोजिया चाइल्ड। इसने कंपनी की जो नेगोशिएशन मुगल के साथ चल रही थी उनको ब्रेक ऑफ कर दिया, और ताकत के नशा में इन्होंने किंग ब्रिटिश किंग से दरख्वास्त की कि आप हमें मज़ीद शिप्स भेजें, वारशिप्स भेजें। वारशिप्स आए इनकी हेल्प के लिए। जंग शुरू हुई और मुगल्स और ये एंग्लो मुगल वार में मुगल और ब्रिटिशर्स एक दूसरे के सामने आए। लेकिन यहाँ पे वाक़या ये हुआ कि मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब ने इंटरवीन कर दिया। मुग़लों की आर्मी उस टाइम बहुत बड़ी थी, और औरंगज़ेब आलमगीर काफ़ी ताकतवर और आखिरी इफेक्टिव हुक्मरान समझे जाते हैं। तो उनकी इंटरवेंशन से ईस्ट इंडिया कंपनी को शिकस्त हो गई। 1689 में मुग़ल फ्लीट कमांडेड बाय सिदी याकूब besieged the company fort in Bombay, फोर्ट विलियम। बम्बई में जो कंपनी का फोर्ट था उसका मुहासरा कर लिया गया, और फूड की सप्लाई बंद कर दी गई, जिसकी वजह से अंदर कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। इकनॉमिक ब्लॉकेड कर दी गई, और इस जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरेंडर कर दिया। एम्पायर जहां औरंगजेब आलमगीर ने तमाम फैक्ट्रीज को जब्त कर लिया, और जितने भी लोग हाथ आए उन सबको अरेस्ट कर दिया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से बिलोंग करते थे। इस क्रशिंग डिफीट के बाद कंपनी ने अपने 2 सफ़ीर भेजे। कहा जाता है कि वो सफ़ीर मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब आलमगीर की जब अदालत में पेश हुए, उनके दरबार में पेश हुए, तो वो बहुत आजिज़ी के साथ उन्होंने माफ़िया मांगी वहाँ पे। और फिर औरंगज़ेब आलमगीर ने उनके ऊपर भारी फ़ाइन किया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, और भारी फ़ाइन के बाद फिर उनको दोबारा ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद उन्होंने जब माफ़ी मांग ली तो उनको माफ़ कर दिया और उनको ट्रेड एक्टिविटीज़ रिज्यूम करने की इजाज़त दे दी। लेकिन इस वार के बाद कंपनी मोहतात हो गई कि अब उन्होंने कोई पंगा लेने से उसमें मुगल्स के साथ उन्होंने मोहतात रवैया अपनाया। फिर यहाँ पे एक और वाक़या हुआ कि एक इंग्लिश पायरेट था हेनरी एवरी, बहुत नोटोरियस पायरेट था। इसने अपने साथ कुछ और पायरेट्स मिलाए, और इन्होंने एक मुग़ल फ्लीट के ऊपर अटैक कर दिया जो कि मक्का से हज करने के बाद वापस लौट रहा था, और इसमें बहुत ज़्यादा ख़जाना था जिसकी मालियत 5 से 6 लाख पाउंड्स तक बनती है। इट वाज द रिचेस्ट शिप एवर लूटेड बाय द पायरेट्स इन हिस्ट्री। और दो ये थे तो पायरेट्स ही, लेकिन जैसे ही ये इत्तला ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंची और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंची, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ़ौरन ऑफर कर दी कि जितना भी नुकसान हुआ है हम पूरा करने को तैयार हैं। कहा जाता है कि इसमें औरंगज़ेब आलमगीर के कुछ रिश्तेदार भी इसमें शिप में मौजूद थे, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर ने बिल्कुल सख्ती से ईस्ट इंडिया कंपनी को आड़े हाथों लिया, और उन्होंने 4 फैक्ट्रीज कंपनीज की सील कर दी, और उनके जो कंपनी के ऑफिसर थे उनको अरेस्ट कर लिया। कंपनी ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स की इस पायरेट को पकड़ने के लिए, इसके ऊपर बूटी भी अनाउंस की। बहरहाल इस
جو پائریسی سے بھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے اوپر ایک برا وقت آیا. کہا جاتا ہے کہ مڈ 17 سینچری سے لے کر ارلیئر 18 سینچری تک برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو ٹریڈ تھی وہ دنیا کی ٹریڈ کا 50% تک ہو چکی تھی. اتنی زیادہ ٹریڈ اس نے کی. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان آئٹم میں ٹریڈ کی کاٹن، سلک، انڈیگو ڈائی، نیل، سالٹ، اسپائسز، ٹی، اوپیم، پوٹاشیم نائٹریٹ، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے سلیو ٹریڈ میں بھی انوالو ہوئے. اوپیم سے یاد آیا کہ ایک بہت مشہور جنگ ہوئی تھی جو اوپیم وار کہلاتی ہے، جو چائنا کے ساتھ ہوئی تھی، اس کا بھی ذکر ہم کریں گے. 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی جب وفات ہوئی تو ان کی وفات کے بعد انڈیا کے جو سیاسی حلقوں میں سیاسی قوت میں خلا پیدا ہوا، اور اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ہی واز دی لاسٹ افیکٹو مغل رولر، کیونکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے جو جانشین تھے وہ تخت کو سنبھال نہ سکے اور مغل امپائر جو ہے وہ زوال کا شکار ہوئی. اس صورتحال سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی فائدہ اٹھایا اور لوکل سولجرز کو اپنی آرمی میں بھرتی کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ہوتی ہے بیٹل آف پلاسی. بہت بڑی ریزسٹنس دی نواب آف بنگال سراج الدولہ نے، اور یہ نواب آف بنگال سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقابلہ کیا، لیکن ان کو بھی جنگ پلاسی میں شکست ہو گئی. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈر دی لیڈرشپ آف رابرٹ کلائیو gained decisive victory over the Nawab of Bengal, Sirajuddaula, and his French allies in the battle fought on June 23rd, 1757. یہاں پہ ایک مشہور واقعہ ہے جو کہ میر جعفر کا تھا کہ میر جعفر جو کمانڈر ان چیف تھا آف دی فورسز آف نواب آف بنگال، تو برٹشر نے ان کو لالچ دیا کہ ہم آپ کو اگلا گورنر آف بنگال بناتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں. اور یہ اس نے غداری کی میر جعفر نے، اور اس کی غداری کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہو گئی. بعد میں ان کے بیٹے میر جعفر کے بیٹے نے سراج الدولہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. بعد میں کہا جاتا ہے کہ میر جعفر بھی بہت پچھتایا، کیونکہ اس کو جب وہ تخت پہ بیٹھا، جب وہ بنگال کا گورنر بنا، تو اس کو آئیڈیا ہوا کہ اصل حکمران تو انگریز ہیں، ان کے پاس تو صرف نام کی، یعنی نواب آف بنگال کے پاس تو صرف جو ہے برائے نام حکومت ہے. یہ وہ وکٹری تھی. پھر بعد میں برٹشرز نے، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے میر جعفر کو بھی عہدے سے ہٹا دیا اور ڈائریکٹ خود ہی کنٹرول سنبھال لیا صوبہ بنگال کا. اور یہ وہ پہلا موقع آپ کہہ سکتے ہیں بیٹل آف پلاسی کہ اس جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد یہ وہ پہلا موقع آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے باقاعدہ طور پہ حکومت سنبھالنے کی تیاری شروع کر دی، یا حکومتیں سنبھالنے کا کام بھی شروع کر دیا. تو یہاں سے برٹش رول ان انڈیا کی بنیاد پڑتی ہے. کمپنی نے برٹش رول ان انڈیا کی بنیاد رکھی، انہوں نے انڈیا میں رول کرنا شروع کر دیا. اگست 1765 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل امپائر اس وقت کے شاہ عالم ثانی کو شکست دی، اور شاہ عالم ثانی کا جو دائرہ اختیار ہے صرف دلی تک محدود ہو کے رہ گیا. ان کے بارے میں یہ مشہور ایک کہاوت ہے فارسی کی کہ شاہ عالم کا دائرہ اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف دلی سے پالم تک ہے. پالم ایک قصبہ تھا جو کہ دلی کا ہی قصبہ ہے اور دلی کا ایک نواحی علاقہ تھا، تو وہاں تک ہی اس کی حکومت کہی جاتی تھی. یہ وہ وقت تھا جب مغل امپائرز جو ہیں وہ برائے نام حکمران تھے، پپیٹس تھے، اور اصل حکمران انڈیا کی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. اگلے ایک سال میں کمپنی اس قابل ہو گئی کہ وہ انڈین سب کانٹیننٹ، میانمار اور افغانستان تک بھی انہوں نے اپنا دائرہ اختیار پھیلا لیا، اور یوں اس طریقے سے انڈیا جو ہے وہ برٹش کالونی بن گیا. According to an estimate, the company and the Britain took $45 trillion from India from 1765 to 1938.
1765 से लेकर 1938 तक इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स ने $35 ट्रिलियन की मालियत के करीब जो एसेट्स हैं वो यहाँ से वो ले गए। फिर यहाँ पे 1770 में एक फेमाइन आता है, कहत आता है। ये कहत वैसे तो 1769 में शुरू होता है और 1773 तक जाता है, तकरीबन 4 सालों तक ये कहत रहता है। इस कहत ने अपैथी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टुवर्ड द स्टार्विंग पीपल उसको बहुत बुरी तरह एक्सपोज कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई रियायत नहीं दी, टैक्स बढ़ा दिए, महसूलात बढ़ा दिए और कोई रहम नहीं दिखाया। भूख से मरते हुए लोगों के ऊपर कोई रहम शो नहीं किया और इस कहत में 10 मिलियन लोग जो हैं वो कहत की वजह से मारे गए। फिर सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल के साथ जो मज़ाहमत वहां से आई, दूसरी बड़ी मज़ाहमत मैसूर से भी आई ईस्ट इंडिया कंपनी को। इससे पहले हमने जंग प्लासी का जिक्र सुना और इसके बारे में बात की कि पहली मज़ाहमत जो लोकल से हुई वो थी जंग प्लासी में, नवाब सिराजुद्दौला ने की। फिर उसके बाद मैसूर के हुक्मरान हैदर अली ने टफ रेजिस्टेंस दी ईस्ट इंडिया कंपनी को और उनके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान जो कि 1782 में मैसूर के हुक्मरान बने, इन्होंने फ्रेंच के साथ अलायंस बनाया और कंपनी को 2 जंगों में शिकस्त भी दी। आखिरकार इनके साथ भी इनके अपनों ने गद्दारी की और दीगर जो लोकल इंडियन रूलर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साथ मिला लिए और इनको तनहा करके, तो इस तरीके से इनको भी बाद में ये शहीद हुए 1799 में। और इनकी बहादुरी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है उनके किस्से, और इनका जो मशहूर मकूला मशहूर हुआ टीपू सुल्तान का कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, तो ही वाज सुल्तान ऑफ मैसूर। और इनकी वजह शोहरत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनकी जो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट था यही उनकी वजह शोहरत थी जिसको तारीख में दवाम हासिल हुआ। फिर अब शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जवाल। 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया जिसके जरिए कंपनी की मोनोपोली को कम किया गया ट्रेड में, और 1834 में कंपनी के और ज़्यादा ट्रेड प्रिविलेजेस वो भी कम कर लिए गए। यहाँ पे इंडिया यूके में ब्रिटेन में एक और कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि जो कंपनी के ऑफिसर्स थे और जो पार्लियामेंट थी उनके दरमियान बन नहीं रही थी और उनके दरमियान भी इख्तिलाफात में शुरू हो गए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स और प्रिविलेजेस को कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट से ड्रा करती थी। जो भी उसको लाइसेंस वगैरह मिलते थे या जो भी उनको पावर्स थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के इख्तियारात ही इस्तेमाल करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स। और अब पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस लेना शुरू कर दी। फिर एक जंग हुई किंग डायनेस्टी ऑफ चाइना के साथ। हुआ ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ओपियम की ट्रेड में भी इन्वॉल्व थी। ओपियम की ट्रेड की वजह से चाइना का कंसर्न ये था कि आप जो ओपियम इधर भिजवा रहे हैं, स्मगल कर रहे हैं चाइना में, इससे हमारे मईशत के ऊपर बोझ पड़ रहा है, हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है और हमारे यहाँ एडिक्ट्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ रही है चाइना में। तो यहाँ पे क्या किया चाइना ने कि इन्होंने ओपियम ट्रेड के ऊपर सख्ती शुरू कर दी, सजाएं देना शुरू कर दी। जो भी ट्रेडर्स इसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर सख्ती शुरू कर दी, उनको सजाएं दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फिनेंशियल इंटरेस्ट में नहीं थी, चूँकि वो ओपियम ट्रेड करना चाहती थी और इसलिए यहाँ पे भी ओपियम वार हुई 1839 से लेकर 1845 तक चली। इस जंग में ब्रिटिश नेवी ने चाइना को शिकस्त दी और उसके बाद EIC ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हांगकांग की पोर्ट के ऊपर भी कब्जा किया, जो कि काफ़ी देर तक रहा और रिसेंटली इसको फिर दोबारा चाइना के हवाले किया गया।
फिर आती है वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और 1858। इसके बारे में डिटेल लेक्चर हम लेंगे, इसकी वजूहात, इसके इवेंट्स, इसके क्या महरक़ात थे, क्या इसकी नताइज निकले, क्या कुछ हुआ, वो हम एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ईस्ट इंडिया कंपनी के कंटेक्स्ट में ये बताना ज़रूरी है कि ये अपराइजिंग जो है ये 1857 में स्टार्ट हुई। लोकल हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन ने स्टार्ट की अगेंस्ट द अथॉरिटेरियन रूल ऑफ द कंपनी इन इंडिया। ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक म्यूटनी थी, बगावत थी। लेकिन इसको जो लोकल हिस्टोरियन है या लोकल पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये उनके लिहाज से आज़ादी की एक जंग थी। इस जंग में बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मुगल बादशाह के दरबार के सामने एग्जीक्यूट किया गया। और फिर जब ब्रिटिशर्स आए, ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये पूरे इंडिया में फैल गई। बंगाल से स्टार्ट हुई, पूरे इंडिया में फैली, पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लेकिन बाद में ब्रिटिशर ने बदौर शमशीर, ताकत के जोर पे ये जंग के ऊपर काबू पा लिया। और इस जंग में चूंकि इसके कोई लीडर था नहीं, ये कैसी जंग थी जो लीडरलेस जंग थी, इसमें लोग उठ खड़े हुए थे। बहरहाल ताकत के जोर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बगावत के ऊपर, इस जंग आज़ादी के ऊपर इसके ऊपर काबू पा लिया। और दो कि ये वार फेल हुई, लेकिन इस जंग की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस जंग की वजह से सोचना पड़ा कि अब हमें इंडिया में एक नया तर्ज का हुकूमती निज़ाम, एक नई तर्ज की आर्मी और एक नया तर्ज का इंतज़ामी ढांचा मुतारिफ करने की ज़रूरत है। और अब कंपनी के ज़रिए हम इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर सकते। ये उनके अंदर एक सोच थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि अब कंपनी के ज़रिए हम इंडिया के ऊपर रूल नहीं कर सकते। तो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए और इनको लिक्विडेट कर दिया गया। और ये कहा गया इस एक्ट के ज़रिए कि द पावर टू रूल इंडिया was transferred from ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कोई किसी किस्म का रूल नहीं करेगी। अब जो इसका इख्तियार है इंडिया के ऊपर हुकूमत करने का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस लिया जाता है। और अब डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करेगा इंडिया के ऊपर। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर अब इस जो पिछला एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसकी जो प्रोविजंस हैं, इसने मुकम्मल तौर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तहलील कर दिया। लेकिन रही सही कसर जो है ये इस एक्ट ने निकाल दी, ईस्ट इंडिया स्टॉक डिवाइड एंड रिडम्पशन एक्ट 1873। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और इसके तहत फॉर्मली ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो गई 1874 में। यूं एक तारीख, एक 274 साल तारीख का इख्तिताम हुआ, एंड हुआ। और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि पहले ही अपने गवर्नमेंटल फंक्शन से हाथ धो चुकी थी, उसके जो अथॉरिटी थी वो क्राउन को ट्रांसफ़र हो गई। इसकी जो मिलिट्री थी, जो कि 2,40,000 सोल्जर पे मुश्तमिल थी, वो भी क्राउन को ट्रांसफ़र हो गई और बाद में ये इंडियन आर्मी में जम हो गई। अपनी किताब अनारकी में, दी अनारकी में, विलियम डलरैम्पल लिखते हैं कि ये हिस्ट्री की एक अनोखी मिसाल है। एक प्राइवेट कंपनी ने अपनी आर्मी और नेवी बनाई और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी से 2 करोड़ लोगों को, 20 मिलियन लोगों को अपना गुलाम बनाया। तो ये थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीख। होपफुली आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।